नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। शंकराचार्य इस समय संगम तट पर हैं और संगम तट से जो बातें वो कर रहे हैं, जो संदेश वो दे रहे हैं, उसने यूपी से लेकर के देश की राजनीति में हलचल मचा रखी है। क्या शंकराचार्य उत्तर प्रदेश में किसी बहुत बड़े परिवर्तन की वजह बनने जा रहे हैं? क्या केशव मौर्य को वो राज पता है? आखिरकार केशव मौर्य का जो रुख है शंकराचार्य के मामले में, वो योगी आदित्यनाथ से एकदम अपोजिट क्यों है? केशव मौर्य क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या केशव मौर्य को कोई लाइन मिल चुकी है क्या दिल्ली से? वो लाइन जो योगी को नहीं दी गई है। इस लाइन पे, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। होता क्या है बीजेपी के भीतर किसी भी राज्य में कि अगर इस तरह का कोई मामला फंस जाता है, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में फंस गया है, ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर शंकराचार्य हैं, केशव मौर्य हैं। यूपी में जो विवाद है शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ हो गया। ऐसे मामलों में तुरंत केंद्र एक्टिव होता है। नॉर्मली फायर फाइटिंग की जाती है और मामले को डी-एस्केलेट किया जाता है, यानी कि मामले को ठंडा किया जाता है। ठंडा करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यह मामला हिंदुत्व से जुड़ा है, यह मामला धर्म से जुड़ा है, यह बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी से जुड़ा है। तो अगर इसको ठंडा नहीं करेंगे तो होगा क्या? तो होगा यह कि बीजेपी के अपने ही बेस में तलवार चल जाएगी और हिंदुत्व का बेस खिसक जाएगा। अगर वो खिसक गया तो बीजेपी के पास बचेगा क्या? और इसीलिए ऐसे मामले में लखनऊ का मामला भूल जाइए। अभी तक होना यह चाहिए था कि दिल्ली में बीजेपी कम से कम 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी होती इस मुद्दे को लेकर के। 1 दर्जन, एक लाइन ले चुकी होती और बीजेपी धर्माचार्यों की एक फौज उतार चुकी होती। ये सब दिल्ली से हो रहा होता, राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा होता। सुधांशु त्रिवेदी जैसे नेता जिनको धर्म दर्शन की जानकारी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। कोई ना कोई दूत अब तक चल चुका होता जो शंकराचार्य के पास पहुंच चुका होता। शंकराचार्य, ज्योतिषपीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, ये सब जो हो चुका होता, मैं आपको बता रहा हूं। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, दिल्ली ऐसा क्यों नहीं कर रही है। होने को अब तक स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनके पास भी कोई दूत पहुंच चुका होता। उनसे भी निवेदन हो सकता था कि आप जरा मामले को संभालिए। अभी गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे पिछली बार, तो उनके पास गए भी थे, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। ये सब चीजें हो सकती थी और यहां तक कि योगी आदित्यनाथ को भी निर्देश दिया जा सकता था कि आप तुरंत जाइए, संगम जाइए, शंकराचार्य के आश्रम में जाइए और उनसे जाकर के आप अन्य विनय कीजिए और मनाइए, बात खत्म कीजिए। और योगी आदित्यनाथ एक पैर पे जाती है, मैं आपको बता रहा हूं अंदर की कहानी। ये सब बाहर का प्रोजेक्शन भूल जाइए। योगी किसी की सुनते नहीं हैं, योगी बहुत ही अडिग हैं, अड़े हैं, कुछ नहीं है। कहानी एकदम दूसरी है। कहानी यह है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली के सामने वैसे ही पेश आते हैं जैसे कि 5वीं की क्लास का कोई बच्चा अपने क्लास टीचर के सामने पेश आता है। मैं एक सामान्य बच्चे की बात कर रहा हूं, उद्दंड बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। उनको तो क्लास से बाहर कर दिया जाता है। अभी वो क्लास से बाहर करने वाले सिचुएशन हुई नहीं है। अभी तो ये है कि दिल्ली के सामने आप कैसे पेश आते हैं वो, और क्यों ऐसे आते हैं पेश? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कोई बेस नहीं है। बेस उनको पता है ये बात कि अगर आज बीजेपी उनको हटा देगी तो एक विधायक हो सकता है, एक या 2 उनके साथ खड़े हो जाएं, बस उससे ज्यादा नहीं खड़े होंगे। और यहां तक कहा जा रहा है कि उस स्थिति में स्वतंत्र देव सिंह जैसे उनकी परछाई कहे जाने वाले भी उनका साथ छोड़ देंगे। ये राजनीति ऐसे ही होती है, जो दिखती है ये वो होती नहीं है, और जो होती है वो समझदार सब समझते हैं। तो योगी इतने समझदार तो हैं, उनको मालूम है कि जमीनी हकीकत क्या है। उनको यह भी मालूम है कि अपने दम पर वो कितने वोट ला सकते हैं। उनको यह भी पता है कि गोरखपुर उसके आसपास उनकी कितनी रीच रही है। उनको यह भी पता है कि बीजेपी के साथ के बगैर उनकी पॉलिटिकल कैपिटल गोरखपुर में क्या है। उनको सब पता है, सब समझ में आता है। और इसीलिए अगर दिल्ली से कहा गया होता कि आपको जाना है, और अगर यह कहा गया होता कि पब्लिकली मीडिया के सामने जाना है और महाराज उनसे कहना है शंकराचार्य जी से कि अधिकारियों गलती है, और एक लाइन से अधिकारियों पर एक्शन लेना है और उनको मना करके स्नान करने के लिए जाने को ससम्मान भेजना है।
योगी आदित्यनाथ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में निकलते लखनऊ से। ये कोई अनुमान नहीं बता रहा हूं आपको, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये फैक्चुअल सिचुएशन है। यही रिश्ते हैं योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के। अब सवाल है, आप ही पूछेंगे कि अगर ऐसा ही था तो दिल्ली ने क्यों नहीं इंप्लीमेंट करा लिया, या फिर दिल्ली ने बहुत सारे मामलों में लीनियंट क्यों हो गई, बहुत सारे मामलों में दिल्ली ने योगी आदित्यनाथ को चेक क्यों नहीं किया, रोका क्यों नहीं, ये असली सवाल है। जैसे कि एक बात और हुई यूपी में कि डीजीपी की कमेटी, पूरे देश में जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां डीजीपी केंद्र तय करता है। इकलौता यूपी है जहां पर राज्य ने अपनी कमेटी बना रखी है, और दूसरे भी विपक्षी राज्य हैं, विपक्षी सरकारें हैं, उन्होंने भी ऐसा कर रखा है। यानी कि यूपी वही काम यहां कर रहा है जो विपक्षी राज्य कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि फिर क्यों नहीं केंद्र ने रोका? केंद्र ने नहीं रोका, यही तो खासियत है। केंद्र ने योगी आदित्यनाथ को 2022 तक, 17 से 22 जो पहला टर्म था, वहां तक तो केंद्र टोका टाकी रोका राखी जैसे तरीका होता है बाकी सरकारों के साथ, वैसा यहां भी करता था। 2022 में जब दोबारा योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, दोबारा उनके खिलाफ चूंकि पहले टर्म में जम के विद्रोह हो चुका था, तो इस बात की भी पूरी संभावना थी कि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन केंद्र ने एक मौका और दिया। उसके बाद भी करीब 1.5 से 2 साल तक ये सब चला, यानी कि 2022 से 2024 के आते आते ये सब चीजें चली। लेकिन 2024 से, खासतौर पर 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले जो घटनाएं केंद्र ने मॉनिटर करना शुरू की, जिसमें कि छत्री पंचायतें हो रही थी, यूपी में आचार संहिता लगी है, धारा 144 लगी है, प्रशासन की इजाजत के साथ में ये जो चल रही थी छत्री पंचायतें जिन्हें रोका नहीं गया, ये सब केंद्र को समझ में आने लगा ये क्या हो रहा है, और वहां से रुख चेंज हुआ। इसके पहले कि कोई एक्शन होता, 2024 के लोकसभा चुनाव हो गए, और उन चुनाव में बीजेपी यूपी में बुरी तरह हार गई, सिर्फ 33 सीटें आई। उसके चलते केंद्र में भी बीजेपी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाई। ये टिपिंग पॉइंट था, ये वो पॉइंट था जहां पर चीजें क्लियर हो गई कि अब क्या करना है, ये क्लियर हो गया। और 2024 जून से ही योगी आदित्यनाथ को एक तरह से छोड़ दिया गया, कोई इंटरवेंशन करना दिल्ली से या ना के बराबर इंटरवेंशन होने लगा, छोड़ दिया गया। एक इंटरवेंशन की नौबत तब आई जब महाकुंभ आया, और महाकुंभ में महाभगदड़ हो गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार की अगुवाई में जबरदस्त अव्यवस्था हुई, एक नहीं कई भगदड़ हुई, और वो इंटरवेंशन भी तब किया गया जब योगी आदित्यनाथ इस पर और उनकी सरकार इस पर अड़ गई थी कि कुछ हुआ ही नहीं है। उनके अधिकारी बयान दे रहे थे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, जबकि लोग मर रहे थे, तस्वीरें आ रही थी, महाकुंभ क्रंदन से पटा हुआ था। तब प्रधानमंत्री ने उस समय ट्वीट किया और कहा कि जो नहीं रहे हैं उनके लिए दुख व्यक्त किया। तब योगी आदित्यनाथ की आंखें खुली, तुरंत एजेंसियों को बुलाया गया और वो उनके सामने भाव विवल होकर के रोए। अब वो कितने भावुक थे और कितना वक्त का तकाजा था, ये अलग विमर्श का विषय है। वही एक पॉइंट था महाकुंभ का, जब फिर केंद्र ने इसलिए इंटरवीन किया क्योंकि महाकुंभ यूपी का मामला नहीं था, वो देश का मामला था, वो देश की सांस्कृतिक चेतना का मामला था, दुनिया भर में उसकी चर्चा थी। तो दुनिया भर में जो संदेश जाता वो यूपी का नहीं होता, वो भारत का होता, इसलिए केंद्र ने वहां इंटरवीन किया। और उसके बाद फिर योगी को छोड़ दिया गया। तमाम चीजें और भी चलती रही। इस बीच में बीजेपी को नया अध्यक्ष नहीं मिल पाया था, 1 साल उसमें लग गया। नड्डा जी का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी लंबा समय लगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, कई घटनाएं घटती रहीं। अब जनवरी में जाकर के, बीच में कई चुनाव भी रहे, जनवरी में जाकर के बीजेपी को अंततः अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। अब देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया गया है। इतना बड़ा 2 घटनाएं घट गई इस बीच में, मणिकर्णिका घट गई बनारस में और साथ में घट गई प्रयागराज में, दोनों ही दिल के करीब, बीजेपी के कोर आइडियोलॉजी के करीब। बनारस में जो हुआ उसका सीधा नुकसान तो प्रधानमंत्री को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो उनके संसदीय क्षेत्र में हुआ और उस बनारस दक्षिण में हुआ जहां पर मणि तोड़ी गई, जहां पर देवी अहिल्याबाई की होलकर की मूर्ति क्षतग्रस्त की गई, जिस बनारस दक्षिण की विधानसभा में साल 2024 में सबसे कम 1 लाख वोट भी नहीं मिल पाए थे, वहां ये सब हो रहा था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पे झूठ बोला कि सब एआई फोटो हैं। उसके बाद एफआईआर ठोक दी उन तमाम लोगों पर जिन्होंने इन चीजों को सामने लाया था।
ये सब होता रहा, लेकिन दिल्ली ने कुछ नहीं कहा। अब आप सोचिए क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद शुरू हो गया प्रयागराज। वहां पर जिस तरह शंकराचार्य की अवमानना हुई, उनके बटुक ब्राह्मणों को चोटी खींच खींच कर पीटा गया और उसके बाद नोटिस लगा दी गई, वहां पर नहले पे दहला करेला, उस पर नीम चढ़ा, वो भी कि आप शंकराचार्य हैं, इसका प्रूफ दीजिए। एक नोटिस और लगाई गई जिसमें कहा गया कि आपको यहां से निकाल देंगे, हम हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर देंगे, जमीन छीन लेंगे। शंकराचार्य धरने पर बैठ गए। ये है अभी तक की कहानी। दिल्ली ने कहीं इंटरवेंशन नहीं किया, क्योंकि यूपी के जहाज को छोड़ दिया गया है। करो जो करना है, कोई इशू नहीं है, हमें जो करना वो हम करेंगे। इस बीच में केशव सामने आते हैं और केशव ने एक लाइन ले ली, और वो कोई एक्सीडेंटल लाइन नहीं थी कि अचानक मुंह से निकल गई। कंटिन्यूएशन में केशव उसी लाइन को लिए हुए हैं कि शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं, शंकराचार्य हमारे भगवान हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने फिर बयान जारी किया, ताजा बयान। उस ताजा बयान में यह कहा कि मेरा काम प्रार्थना करना है, बाकी योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं। यानी कि उनके पास अधिकार है, वो सीएम है, वही कर सकते हैं। मैं आपको अंदर की कहानी बताऊं, अंदर की जानकारी दे रहा हूं। केशव मौर्य ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी इस घटनाक्रम के बाद। उनसे पूछा भी था कि क्या कर रहे हो, शंकराचार्य का अपमान, लाठियां, ये सब क्या चल रहा है। ये केशव मौर्य ने कहा था, मैं आपको अंदर की जानकारी दे रहा हूं। लेकिन उनके हाथ में यह अधिकार नहीं है कि वो इसको रोक सकें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो अपने ही मंत्रियों के अधिकार ले रखे हैं। तो ये पुलिस व्यवस्था तो योगी आदित्यनाथ के ही दायरे में आती, इसमें कौन इंटरवीन कर सकता है। जो दूसरे मंत्रियों का अधिकार है वही उनको नहीं मिलता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ शासन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त असंतोष है। जातिवाद के आरोप गले को भी पार कर चुके हैं। स्वजातिवाद के बुलडोजर कोडीन कफ सिरप के स्वजाति माफियाओं पे नहीं चला तो नहीं चला। मेरठ में दलित अत्याचार के मामलों में जो स्वजाति आरोपी हैं, उनके घर भी बुलडोजर नहीं चला तो नहीं चला, नहीं चलेगा। और बाकी बुलडोजर गरज रहा है दूसरे धर्म पर, जाति पर, एकदम पागल सांड की तरह। कहते हैं ये आम जनता में कहावत है कि बुलडोजर पागल सांड की तरह भागता है दूसरी जगहों पर, लेकिन कुछ जगहों पर मेमना हो जाता है वो। ये भी सवाल खड़े होते हैं योगी आदित्यनाथ पर। तो इन सारी स्थितियों में केशव ने एक स्टैंड ले रखा है, और शंकराचार्य ने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो केशव को होना चाहिए। शंकराचार्य ने यहां तक कह दिया है कि केशव समझदार हैं, उनको मालूम है इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। योगी को औरंगजेब बता दिया है, योगी को कंस बता दिया है। हिंदुत्व के मुद्दे पे योगी घिर गए हैं। योगी पहले ही, उनकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। उनकी सरकार प्रचंड जातिवाद के आरोपों से घिरी हुई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पेपर लीक, परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल, विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़, ओबीसी आरक्षण की हेर फेर और प्रचंड असंतोष। अपने डिप्टी सीएम से नहीं बनी, अपने मंत्रियों से नहीं, विधायक धरने पर, मंत्री धरने पर, सांसद नाराज, संगठन से पटरी नहीं खाई, इस लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कभी डिप्टी सीएम का नाम दीपोत्सव के विज्ञापन से गायब कर देना, कभी अमित शाह के आने पे प्रदेश अध्यक्ष की ड्यूटी कहीं और लगा देना। इस टाइप की जो 5वीं क्लास के बच्चे जिस तरह से चीजों को आपस के लड़ाई में हैंडल करते हैं, उस तरह की चीजें हो रही इस लेवल पर, ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं। और इन सब के बीच में अब शंकराचार्य का जो प्रकरण है, वो कहा जा रहा है कि वो अब इस मामले का निर्णायक मोड़ आ गया है। और ये निर्णायक मोड़ ऐसा है जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। अब तमाम निर्णायक मोड़ पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं कि पहला आया है, लेकिन इस बार हिंदुत्व से जो महाधमनी होती है शरीर में, महाधमनी जो हृदय से खून पूरे शरीर में ले जाती है, ये महाधमनी हिंदुत्व बीजेपी के कोर वोट बैंक की, उस पर चोट लगी है। और इसीलिए केशव मौर्य का इसमें मुखर हो जाना बहुत कुछ कह रहा है। और यह माना जा रहा है कि शंकराचार्य का प्रकरण ही यूपी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।